गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर हम पढ़ रहे थे और इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल एज, जो कि 1660 से 1798 तक का है। इसको भी जो है लगभग 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जैसे कि पहले पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज के जो ऑथर हैं वो क्या कर रहे थे, वो ट्राई टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोमन क्लासिकल राइटिंग। रोमन क्लासिकल यानी कि जो रोमन के टाइम पे जो क्लासिकल एज थी, 450 से पहले का जो टाइम पीरियड था रोमन में, वहाँ की जो लिखने का तरीका था उसको जो है इन्होंने फॉलो किया। और इन्होंने हीरोइक कपलेट लिटरेरी डिवाइस जो है इन्होंने अपने राइटिंग्स में जो है वो यूज़ की। हीरोइक कपलेट क्या होता है? ए बी बी सी सी डी डी, ये जो आपका ए बी बी सी सी, ये आपका क्या है, एक राइमिंग पैटर्न है। जो कि अगर मैं बात करूँ, लास्ट में आपका आता है ब्लैक, फिर डे, फिर रेन, केन। तो आपका जो लास्ट वर्ड होता है वो राइमिंग स्कीम मैच होती है। तो ए बी बी ये आपकी राइमिंग स्कीम होती है। इसी को हीरोइक कपलेट कहते हैं। इसको जो है वो स्यूडो क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? स्यूडो का मतलब होता है फेक। स्यूडो के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है वो जो पुराना हमारा जो ओरिजिनल क्लासिकल है उसको कॉपी किया। इसी वजह से नियो क्लासिकल एज के नाम से जो है ये जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द राइटर जो है उस टाइम पे वो ट्रेंड, इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है, ट्रेडिशनलिस्ट थे। ट्रेडिशनलिस्ट मतलब कि ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले। इसमें जो ई है वो एक्स्ट्रा हो गया है मुझसे, तो ई जो है वो एक्स्ट्रा है। तो ट्रेडिशनलिस्ट थे क्योंकि वो ट्रेडिशन को जो है वो फॉलो करते थे। लिटरेचर रिगार्डेड एज एन आर्ट, लिटरेचर को कैसा क्या मानते थे कि वो एक आर्ट है। जो लिटरेचर है लिखने का जो है उसे एज अ आर्ट जो है वो मानते थे। वो ट्रेडिशनलिस्ट थे। एंड मैन हिज एक्टिविटीज़ वर टेकन एज अ मेन सब्जेक्ट ऑफ पोएम। उस टाइम की जो पोएम्स थी उसको क्या उसकी थीम थी, मेन सब्जेक्ट क्या थी उनका? मैन यानी कि जो लोग हैं वो, और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसी को जो है इसको मेन थीम जो है इसके मानी गई मानते थे और उसी पे ही वो लिखते थे। और उनका जो लिखने का तरीका था वो ट्रेडिशनल था। तो जो आम लोग हैं, जो उस टाइम पे जो बहुत रूलर की बात करें तो रूलर के बारे में कुछ लिखते, वो अर्बन टाइप की ही पोइट्रीज जो हैं वो लिखते थे। द ऑथर यूज सटायर कोरेटिक टूल्स, मतलब वो अपने जो वर्क है उसमें एज अ सटायर वो यूज़ करते थे। सटायर मीन्स कि किसी को ऐसे सटायर करते हुए, उसके लिए कुछ कटाक्ष बातें कहते हुए जो है वो अपनी पोएम को कंप्लीट लिखते थे। और द ऑथर वॉज नॉट कंजर्वेटिव एंड इमेजिनेटिव, जो उस टाइम पे जो पोएट थे वो इमेजिनेशन नहीं करते थे किसी भी, अपना जो भी उनका टॉपिक होता था उस चीज़ को इमेजिनेशन करके नहीं लिखते थे। वो रियल लाइफ में उस चीज़ को देख करके, उस चीज़ को देख के वो लिखते थे। उनकी कोई अपनी इमेजिनेशन नहीं थी। और वो मैन के ऊपर और जो अर्बन सिटीज़ थी उन पर ही ज़्यादा फोकस करते थे। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई थी, जो थिएटर थे जो मैंने आपको बताया था 1640 में जो क्लोज हुए थे, उसको 1660 में जो है वो ओपन कर दिया गया था, रीओपन हो गए थे थिएटर। इसमें ही जो है आपका रेस्टोरेशन को मैंने बताया आपको 2 पीरियड में डिवाइड किया गया। पहला आपका है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज जो है वो 1660 से 700 जो है तो तब तक के टाइम के पीरियड में डिवाइड है। क्यों 700 तक? क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हमारे जो प्रोमिनेंट राइटर हैं उनकी एज तक और उस टाइम तक की जो भी बदलाव हुए हैं उसी पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। रेस्टोरेशन एज को जो है एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राइडन जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर होते हैं इस टाइम पे। इन्हीं से रिलेटेड अगर हम कहें क्रिटिसिज्म जो स्टार्ट हुआ एक्चुअल में, कहते हैं वो ड्राइडन ने ही स्टार्ट किया। और जो हमारे पीजीटी सिलेबस में क्रिटिक वाला जो आपका पोर्शन है, क्रिटिसिज्म के बारे में बताया जाता है, तो वो ड्राइडन के क्रिटिसिज्म से ज़्यादा ही उसमें क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मोनार्की रिस्टोर हो गई थी। अब मोनार्की कैसे रिस्टोर हो गई थी? जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कॉमनवेल्थ यानी कि ग्रुप ऑफ प्यूरिटन्स जो थे वो उस टाइम पे रूल कर रहे थे। जो कब तक था? 1649 से 1660 तक। क्या होता है, चार्ल्स फर्स्ट जो थे उनको जो है वो हैंग कर देते हैं, यानी कि उनको एक्सिक्यूट कर देते हैं। देन 1660 में जो चार्ल्स सेकंड है
जो चार्ल्स फर्स्ट थे, इनके बेटे हैं चार्ल्स सेकंड, वो जो है वो किंग बन जाते हैं। इसी वजह से मोनार्की जो है वो यहाँ पे वापस आ जाती है, यानी कि दोबारा रूल जो है वो मोनार्की एज अ मोनार्की चल रहा होता है। दिस एज वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच कल्चर। मतलब इस टाइम पे जो सब चीज़ें थी वो सब चीज़ें जो हैं वो फ्रेंच कल्चर से बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस थी। 1668 में क्या होता है, अ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है। इस रिवॉल्यूशन की जो डेट है वो पूछ ली जाती है कि द ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो 1668 में हुआ था। और इसी को जो है वो ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड यानी कि लोग कम मारे गए थे, कम लोगों की डेथ हुई थी, दैट्स वाई इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। एंड ड्राइडन जो है, मैंने आपको बताया ड्राइडन जो है वो क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, तो ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। और रिचार्ड है, रिचार्ड को फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, मतलब ड्राइडन को इंग्लिश क्रिटिसिज्म और रिचार्ड को फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन बन जाता है, तो प्लीज़ इसको लर्न करिएगा, याद रखिएगा, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा। ड्राइडन जो है वो पॉलिटिकल सटायर, यानी कि उस टाइम पे जो भी पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स घटनाएं हो रही थी, जो भी इवेंट्स हो रहे थे, उन पर वो अपना सटायर मतलब कटाक्ष, मतलब उन्हीं पॉलिटिकल टॉपिक्स को लेकर ही वो लिखते थे, अपनी बात कहते थे, और कहते कहते उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो है उस पर जो भी उनको अपनी बात कहनी होती थी या फिर उनके अगेंस्ट कुछ कहना होता था तो वो लिखते थे। इसी वजह से इन क्रिटिसिज्म बहुत बहुत क्रिटिसाइज़ किया था उस टाइम पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी। उस टाइम पे जो प्रोमिनेंट राइटर्स थे कुछ जो उनके साथ के थे, कंटेम्प्रेरी कह लो आप, बनियान, थॉमस हॉवेल्स, सैमुअल पेपीज और विलियम कॉन्ग्रेव्स। विलियम कॉन्ग्रेव्स जो थे, इन्हें कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो फर्स्ट टर्म किसने यूज़ किया या कुछ भी है, तो वो आपका विलियम कॉन्ग्रेव। क्वेश्चन आपका ये बनता है और आया भी है, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर या कुछ भी उठा के देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन फिर इसके बाद स्टार्ट होता है 700 से ही आपका अगस्टन एज। अगस्टन एज को एज ऑफ पॉप भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो अलेक्जेंडर पॉप थे वो प्रोमिनेंट राइटर थे, दैट्स वाई जो है अलेक्जेंडर एज उनके नाम पे एज ऑफ पॉप कहते हैं। और अगस्टन एज जो कहते हैं इसको एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। मैंने आपको बताया अगस्टन एज, एज ऑफ पॉप और एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो रीज़न है, यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे का जो रीज़न है उसको ज़्यादा वैल्यू करने लग गए थे, दैट्स वाई इसको अगस्टन एज ही कह देते हैं। कई बार इसको जॉर्जियन एज भी लोग कहते हैं, जो कि वो मिसलीडिंग है। वो इसलिए कह देते हैं क्योंकि इस टाइम पे जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड जो है वो किंग बने थे इन्हीं टाइम पीरियड में, बहुत कम टाइम का पीरियड था इनका, लेकिन ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऑगस्टन एज जो एम्परर अगस्टन थे इस टाइम पे, कब? 27 BC के टाइम पर, उनके नाम पर, क्योंकि उस टाइम पे जो भी एक्टिविटीज़ थी वो उसी रीज़न की, उसको भी रीज़न की कहा जाता है, इस वजह से उसी को कॉपी करा था, दैट्स वाई इसको अगस्टन एज कहा जाता है। इस टाइम पे जो जिनका रूलर था या जिन कह रहे कि मोनार्की किस किस की थी, तो क्वीन एने बनी थी, उनके बाद जो है किंग जॉर्ज फर्स्ट बने थे, एंड देन फिर किंग जॉर्ज सेकंड जो है इस टाइम पे, इन तीनों का ही जो है इस टाइम पे मोनार्की रही है इस टाइम पीरियड में। वो अब इस टाइम पे जो प्रोमिनेंट राइटर थे वो थे अलेक्जेंडर पॉप, एडिसन, स्विफ्ट, गोल्डस्मिथ, स्टील, डैनियल डेफो। और इस टाइम पे क्या था, जो पार्टीज़ थी यहाँ पे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो 2 पार्टीज़ जो है वो डोमिनेटिंग थी, मतलब 2 पार्टीज़ का जो उस टाइम पे ट्रेडिशन चल रहा था। और इस टाइम पे क्या टूल्स यूज़ करते थे अपने वर्क में? सटायर और हीरोइक कपलेट। मैंने हीरोइक कपलेट भी आपको बताया कि जो आपकी ए बी 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 करके जो आपकी राइमिंग स्कीम है इसको करना, और सटायर मैंने आपको बताया किसी चीज़ को लेकर के अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो रखना, सटायर। 17 यानी कि मैंने आपको बताया 1745 तक की जो है अगस्टन एज है, लेकिन 1744 में ही जो है अलेक्जेंडर पॉप की जो है वो डेथ हो जाती है, और 1745 में जो है जोनाथन स्विफ्ट की डेथ होती है। ये रिस्पेक्टिवली इनकी जो है 44 और 45 में होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि अलेक्जेंडर पॉप की कब हुई या उनके बाद कब हुई, किसकी हुई, तो ये आपको लर्न कर सकते हैं आप ये कि 1744 में अलेक्जेंडर पॉप, 1745 में जो है जोनाथन स्विफ्ट की जो है वो डेथ होती है। साथ में आपका आता है
कि इस टाइम पे क्या हुआ था, रैपिड डेवलपमेंट। किस में हुई थी रैपिड डेवलपमेंट? नॉवल में। नॉवल लिखना स्टार्ट हो गया था और नॉवल में जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी। स्टार्ट जो ड्रामा था, ड्रामा टर्न पॉलिटिकल सटायर टू मेलोड्रामा। मैंने आपको बताया ना इससे पहले जो ड्राइडन का टाइम था उन्होंने बहुत सारा पॉलिटिकल सटायर किया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे अपने बात करी। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सटायर्स था वो इस टाइम तक आते आते मतलब ऑगस्टन एज में जो है ये पॉलिटिकल सटायर से जो ये ड्रामा है वो मेलोड्रामा में जो है वो चेंज हो गया। पहले मतलब पॉलिटिकल टॉपिक को लेकर के उनके ड्रामाज होते थे, प्ले होते थे, लेकिन इस टाइम तक आते आते जो मेलोड्रामा है उसको जो है अडेप्ट करने लगे थे वो। और इस टाइम पे जो कैपिटलिज्म और ट्रेड है, मतलब जो पूंजीवाद है, जो ट्रेडिशनल ट्रेड मतलब जो आपका कंपनीज वगैरह है उसमें जो है डेवलपमेंट काफ़ी होने लगी थी। रीज़न था ये, डेवलपमेंट हो रही थी, कैपिटलिज्म आ ही रहा था। ऑब्वियस अगर डेवलपमेंट होगी तो कैपिटलिज्म पूंजीवाद तो आएगा ही। और इस टाइम पे जो आपके ये थे वॉल्टेयर एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ, इन्होंने ही जो है अगस्टन जो टर्म है या एज है इसका जो यूज़ किया था वो इन्होंने ही यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। किसने? वॉल्टेयर और ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। देन फिर हम बात करते हैं इसके बाद वाला जो टाइम आपका पीरियड है। पहले आपका आया ड्राइडन, देन फिर आया आपका एज ऑफ पॉप, अब आपका आया एज ऑफ ट्रांजिशन या सेंसिबिलिटी, डॉक्टर जॉनसन, आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि इसको तीनों ही नाम से जाना जाता है। ये आपका हुआ था 1745 से लेकर 1798 तक। एरा ऑफ चेंज बाय द स्यूडो क्लासिकल टू रोमांटिक। अब मैंने क्या बताया कि न्यू क्लासिकल के बाद जो है रोमांटिक पीरियड आता है। इस पीरियड के बीच में जो ये आपका टाइम है ट्रांजिशन यानी कि चेंजेस, बदलाव, सेंसिबिलिटी, संवेदनशील, ये इस टाइम पे आता है। और इस टाइम पे जो आपका क्लासिकल था वो धीरे धीरे रोमांटिसिज्म की तरफ जो है वो बढ़ रहा था। इसे प्री रोमांटिक एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रोमांटिक एज से पहले का टाइम, इसलिए प्री रोमांटिक। डिक्शनरी जो है इस टाइम पे, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डॉक्टर जॉनसन ने जो इसी टाइम पे ही पब्लिश की या लिखी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश डिक्शनरी किसने लिखी? तो डॉक्टर जॉनसन ने लिखी। किस टाइम पीरियड में लिखी? एज ऑफ ट्रांजिशन, सेंसिबिलिटी, या आपका 1748 टू 1798, या न्यू क्लासिकल एज भी हो सकता है क्योंकि ओवरऑल जो इनका पूरा नाम है वो न्यू क्लासिकल एज ही है। द क्वालिटी ऑफ एम्पैथी, फील ऑफ माइजरी फॉर अदर्स। अब क्या होता है फील ऑफ माइजरी? जो इस टाइम पे जो क्वालिटी है, जो इन्होंने पोयम लिखना शुरू किया या इस टाइम पे जो पोयम लिखी जा रही थी, वो जो लोग थे, अदर्स जो थे, उनकी जो माइजरी थी यानी कि उनकी जो दुख था, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनको लोग फील कर रहे थे और उन फील करके उस चीज़ को वो अपने पोयम में जो है वो राइट कर रहे थे। प्री रोमांटिक पोइट किसे कहा जाता है? गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रेव, कॉलिंस, ब्लैक, रिचर्डसन एंड हेनरी फील्डिंग, इनको जो है प्री रोमांटिक पोइट्स कहा जाता है। देन फिर हम इसके बाद बात करते हैं रोमांटिक पीरियड, यानी कि रोमांटिक पीरियड आपका स्टार्ट होता है 1798 से, जो कि चलता है 1737 पे। इसमें एक प्रॉब्लम भी है, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 37 तक चलता है और कहीं कहीं लिखा है 1832 तक चलता है। तो आप क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता भी है कि आपका रोमांटिक टाइम पीरियड कब से कब तक का है, या तो ऑप्शन में आपको दिया होगा कि आपका 1798 से जो है वो 1837 तक का है, या ऑप्शन में होगा 1798 से 1832 तक का है। और अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि दोनों ऑप्शन में दें, इफ़ अगर दोनों आते हैं तो आप इस वाले को टिक कर सकते हैं। इस पे हम ज़्यादा जाएंगे, इस पे कम, बट मोस्टली यही चांसेस हैं कि दोनों में से कोई एक ही डेट आपको दे। रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्थवर्थ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्थवर्थ जो विलियम वर्थवर्थ थे वो उस टाइम के प्रोमिनेंट राइटर थे और इन्हीं के ही वर्क के साथ जो है वो रोमांटिक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द स्यूडो क्लासिकल, इसको एज अ रिवॉल्ट भी माना जाता है क्योंकि इससे पहले जो न्यू क्लासिकल एज था, जो स्यूडो क्लासिकल एज था, उसके अगेंस्ट, यानी कि जो उस टाइम पे उनका लिटरेरी जो टूल्स थे वो अलग थे, उनकी जो थीम्स थी वो अलग थी, तो उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने अपने जो है यानी कि उस तरीक़ों को ना अपना करके इन्होंने अपने तरीके से जो है वो पोइट्री लिखनी शुरू करी। दिस एज वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको पता ही है कि 1798 में ही जो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है, 4 मई 1798 से। तो इस टाइम पे जो
आसपास के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, इसी से जो है आसपास के जो एरिया के जो उसके पास में लगे हुए जो सिटीज़ थी, कंट्रीज़ थी, उन पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस आया था। इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मोटो था, फेडरिटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, यानी कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये जो थीम थी, ये इस टाइम के जो राइटर्स थे उनकी पोएम की थीम्स भी रही। रिजेक्शन ऑफ आइडिया ऑफ न्यू क्लासिकल, इस टाइम पे क्या हुआ, जो आइडियाज़ थे, मैंने बताया आपको, जो क्लासिकल के टाइम पे जो वो सिर्फ इमेजिनेशन वगैरह वो कुछ नहीं करते थे, और जो उस टाइम पे जो भी उनके आइडिया थे लिटरेचर लिखने के या पोएम लिखने के, उस आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट किया, मतलब उसको नहीं अपनाया, उन्होंने अपने तरीके से जो है उन्होंने लिखा। एक्सप्रेशन ऑफ पैशन, पैथोस एंड पर्सनल फीलिंग, मतलब कि अपने जो एक्सपीरियंस है उन्होंने उसको लिखा, अपनी इमेजिनेशन को लिखा, अपनी पर्सनल फीलिंग को लिखा। वहाँ उस टाइम पे क्या था न्यू क्लासिकल के टाइम पे, कि वो अर्बन सिटीज़ को जो है ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट इस टाइम पे क्या हुआ रोमांटिक टाइम पे, कि उन्होंने नेचर को ज़्यादा वैल्यू दी। उन्होंने कहा कि बैक टू नेचर, इस टाइम पे ही जो है ये वाला थीम जो है वो आया, और पर्सनल फीलिंग्स पे इन्होंने अपनी जो है पोइट्रीज लिखी। इसमें क्या है, अब जो रोमांटिक एज है इसमें भी जो राइटर्स हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपका ओल्डर रोमांटिक, एक आपका होता है यंगर रोमांटिक पोइट। ओल्डर कौन कौन से, ओल्डर में आपके आते हैं वर्थवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, रॉबर्ट सदे एंड सर वॉल्टर स्कॉट, और एक्सेट्रा और भी हैं, बट अभी हम इतने की ही बात करते हैं। देन फिर आपको जो एस.टी. कॉलरेज हैं, एस.टी. कॉलरेज को जो है पॉइंट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पॉइंट्स ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है वो किसके, कौन इसके डिराइव्ड है, या किसके लिए कौन किन्होंने यूज़ किया है इन्होंने, तो एस.टी. कॉलरेज ने यूज़ किया है। प्लस आपका क्वेश्चन आता है कि लेक पॉइंट्स का जो ग्रुप है उसमें कौन कौन है, तो आपका वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज और सदे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, बहुत सारे एग्जाम्स में जो ये बहुत रिपीटेड एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में आपका ये पॉइंट ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो एस.टी. कॉलरेज, लेक ऑफ पॉइंट किसे कहा जाता है, और क्वेश्चन आता है कि कौन से जो हैं वो रोमांटिक टाइम के जो है पॉइंट्स रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट्स के नेम्स लर्न होने चाहिए। अब आपका आता है यंगर पॉइंट रोमांटिक, यानी कि यंगर रोमांटिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पी.वी. शैले, जॉन कीट्स, बायरन, हैजलिट, लैंगहन, चार्ल्स लैम्ब, जैन ऑस्टन, क्विन, ये सारे जो है इन्हें यंगर रोमांटिक पॉइंट, यानी कि ये बाद में आते हैं। पहले आपके ये आते हैं आपके वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, सदे, इन्होंने अपना जो है रोमांटिक टाइम के जो अपनी वर्क है उन्होंने लिखना शुरू करा। इसके साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट आपका आता है कि 1798, मैंने बताया ना कि वर्ड्सवर्थ के ही वर्क से जो है ये रोमांटिक टाइम पीरियड जो वो स्टार्ट होता है। तो 1798 में वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज दोनों के कोलैबोरेशन के साथ जो है एक वर्क आता है लिरिकल बैलेड, ये पब्लिश होती है, और इसमें इन दोनों में से किसी का भी नाम नहीं होता है, ये बिना नाम के जो है पब्लिश कराते हैं। इसमें जो है वर्ड्सवर्थ की जो है 19 पोएम्स और एस.टी. कॉलरेज की 4 पोएम, यानी कि टोटल जो है 23 पोएम्स होती है। लास्ट पोएम जो है वो टिंटन एबे है, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। क्वेश्चन आता है कि टिंटन एबे जो है वो किसने लिखी है, तो वर्ड्सवर्थ ने। किस में लिखी है, किसका पार्ट है लिरिकल बैलेड का, कौन सी पोएम है, लास्ट पोएम है। वर्ड्सवर्थ के कितने पोएम हैं, 19 हैं, एस.टी. के कितने हैं, 4 हैं। क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के यहीं से पूछते हैं, बस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। साथ में जो एस.टी. कॉलरेज की जो 4 पोएम है उनके नाम भी आपको लर्न करने हैं। जो सबसे पहली पोएम है इस लिरिकल बैलेड में, बताया 23 पोएम है, पहली जो है वो द राइम ऑफ एशियन मैनरर यही है, और जो लास्ट पोएम है वो वर्ड्सवर्थ की है। ये जो है ये कॉलरेज की पोएम है, द राइम ऑफ एशियन मैनरर, द नाइटिंगेल, फोस्टर मदर्स टेल, द डॉगन। डॉगन का मतलब होता है कालकोठरी, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया कि मतलब भी अगर बता दूँ तो सही रहेगा। देन फिर आपका है लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन। पहला आपका आया 1798 में, सेकेंड एडिशन आया विद प्रीफेस, यानी कि प्रीफेस के साथ आया 1800 में। क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ऐसा आता है लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ, 1798 में।
लिरिकल बैलेट जो है प्रीफेस के साथ कब पब्लिश हुआ, तो 1800 में। थर्ड एडिशन कब आया, अपेंडिक्स, तो 1802 में, अपेंडिक्स ऑन द पोएटिक डिक्शन। और फोर्थ एडिशन कब आया, 1805 में। देन फिर आपका आ जाता है इसके बाद कि जो एक पोयम है द सीजन जो ये 4 पोयम का कलेक्शन है जो कि जेम्स थॉमसन का है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछ लिया जाता है, टीजीटी में पूछ सकते हैं क्योंकि उसी के ही राइटर्स हैं। फोकस ऑन राइटर और नरेटर, इमोशन एंड इनर वर्ल्ड। जो राइटर्स थे, जो उस टाइम पे नरेटर थे, जो पोएट थे, या वो उन्होंने ज़्यादातर इमोशंस और इनर वर्ल्ड यानी कि अपनी फीलिंग्स को जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है। सेलिब्रेशन, नेचर, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन, ये इनकी थीम है। क्वेश्चन आता है कि इनकी पोएटिक थीम्स क्या क्या रही हैं, तो इमोशंस, इनर वर्ल्ड, सेलिब्रेशन, नेचर, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। नेचर पे ही इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे पहले क्या था जो मैंने आपको बताया कि उसमें कैपिटलिज्म और ट्रेड का जो है डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन इन्होंने जो है इस टाइम के जो पॉइंट्स थे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है वो रिजेक्ट किया। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि रूलर की तरफ बढ़ा जाए, और उन्होंने रूलर्स पे ही अपनी जो पोइट्री है वो मोस्टली लिखी हैं, नेचर को ही उन्होंने सुप्रीम माना है। आइडियल ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड रूरल एरिया, जो आइडियलाइजेशन है जो मैंने बताया ना कि उन्होंने वुमेन, चिल्ड्रन और रूरल एरिया पे जो है अपने उनको बोला है कि यही जो है वो सही थिंग्स हैं। और इस टाइम पे जो है सुपर नेचुरल एंड मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स जो हैं वो लाइफ के उन्होंने सेलिब्रेट करे हैं। एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज, एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज एंड इंक्लूडिंग ब्लैंक वर्स। अब इनकी जो पोइट्री थी मैंने आपको बताया, इससे पहले हीरोइक कपलेट का ही ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, देन फिर अब इन्होंने जो है वो ब्लैंक वर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है विक्टोरियन एज, जो कि 1837 यानी कि मैंने आपको बताया 1832 भी हो सकता है कहीं पे, और कहीं पे आपका 1837, मोस्टली जो है आपका 1837 ही कंसिडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि 1837 में ही जो क्वीन विक्टोरिया हैं उन्हीं के नाम पे ही ये एज है। क्वीन विक्टोरिया जो है इस टाइम पे वो एज अ रूलर जो है वो इस टाइम पे आती हैं। देन हम इसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे, इस वीडियो को हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम विक्टोरियन एज और आपका जो है इसके बाद का जो आपका एज है उसको हम कंप्लीट करेंगे, एडवर्जियन एंड मॉडर्निज्म, ये सब हम कंटिन्यू करेंगे। देन प्लीज़ अगर आप मेरे साथ बने रहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और किसी तरह का कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट या पीजीटी टीजीटी के लिए, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।